जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा बहुत ही करीब आ चुकी है और उस क्रम में आज हम लोग कई दिनों से कई मैराथन देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जो व्याकरण वाला पोर्शन है 5 नंबर वाला, इसे आज देखेंगे। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा पूरा गद्यांश वाले प्रश्नों को। तो बस इतना ही कर लो, ऐसी सीरीज लेकर के आया हूँ। इसमें मित्रों आप लोग 100 प्रश्न करने को पाएंगे, 100 प्रश्न बहुविकल्पीय फॉर्मेट में, इससे बाहर कुछ नहीं। तो एक बार अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि लोक धन उपकार में कौन सी संधि है। लोक धन उपकार में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि या दीर्घ संधि या गुण संधि या वृद्धि संधि। तो मित्रों लोक धन उपकार, अगर हम यहाँ पर लोक में से छोटा आ को अलग कर लें और उपकार में छोटा ऊ है, छोटा ऊ है। अब यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा आ मिलकर के क्या बनेगा मित्रों? तो यहाँ पर बनेगा लोकोपकार। लोकोपकार यानी बना क्या? तो ओ बना है। और ओ कौन सी संधि में बनता है? तो ओ बनता है मित्रों गुण संधि में। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों कि ना धन उपकार में उपकार से कौन सा शब्द बनेगा? नोपकार या नोकार या नोपकार या नोपकार्य। तो मित्रों यहाँ पर देखिए ना के अंत में छोटा आ छिपा हुआ है, छोटा आ छिपा हुआ है। और जो उपकार देख रहे हैं उपकार, इसमें अंत में छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ और छोटा आ ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे मित्रों? ओ बनेगा। तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? ना पर ओ का मात्रा नो, पा का पराग मात्रा का और रा, क्या बन गया मित्रों? नोपकार। यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि दुर्गम शब्द का विलोम है। तो दुर्गम का विलोम शब्द क्या है? सुगम है या फिर कठिन है या फिर असाध्य है या फिर अप्राप्य है। क्या है मित्रों दुर्गम शब्द का विलोम शब्द? तो देखते हैं। तो दुर्गम शब्द का विलोम शब्द होता है मित्रों सुगम। दुर्गम मतलब होता है कठिन और सुगम मतलब होता है आसान। तो इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों कि उज्ज्वल का विलोम है। उज्ज्वल का विलोम क्या गहरा होगा या धुंधला होगा या अंधकार होगा या फिर मलिन होगा। तो मित्रों उज्ज्वल मतलब होता है खूब साफ, जो उजला हो, और मलिन मतलब होता है कि थोड़ा सा गंदा हो। तो उज्ज्वल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों कि अमृत का पर्यायवाची है। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल है या फिर सोमरस है या फिर अमल है या फिर औषधि है। तो जल का पर्यायवाची मित्रों पानी, नीर, तोय, अम्बुवारी ये सब होता है। सोमरस क्या होता है? सोमरस मतलब कि जो देवताओं का पान करने वाला है अर्थात अमृत है। अमल जो है, अमल मतलब आदत होती है, और औषधि का मतलब दवा होता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प मित्रों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान रखना, अन्यथा गलती कराओगे। पावक नहीं है या वहन नहीं है या फिर ज्वाला या फिर चंद्र। तो मित्रों पावक, अग्नि, वहनी, हुतासन, ज्वाला ये सभी क्या हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। लेकिन चंद्र क्या है? चंद्र चंद्रमा की पर्यायवाची है, जो कि शीतलता का प्रतीक होता है। इसलिए आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये अग्नि की पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों
कि सिर पर रखा जाने वाला आभूषण के लिए एक शब्द है। मुकुट है या पगड़ी है या ताज है या फिर किरीट है। मित्रों, सिर पर रखा जाने वाला जो आभूषण होता है, देखिए यहाँ पर सिर पर रखे जाने वाले की अगर केवल बात होती तो पगड़ी भी सिर पर रखा जाता है, ताज भी सिर पर रखा जाता है और किरीट भी सिर पर रखा जाता है। किरीट मतलब चोटी होती है। तो हिम किरीट जैसे क्या होता है, मतलब बर्फ़ की चोटी। तो मित्रों यहाँ पर ये सभी सर पर रखे जाते हैं लेकिन आभूषण नहीं है। और मुकुट क्या है, मुकुट सर पर भी रखा जाता है और मुकुट एक प्रकार का आभूषण भी है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि जो मरने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। जो मरने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्दों में मित्रों? अमर कहेंगे या फिर अजर कहेंगे या फिर अमंगल कहेंगे या फिर अभाग्य कहेंगे। तो मित्रों, अजर उसे कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, अमंगल उसे कहेंगे जो शुभकारी ना हो, अभाग्य मतलब जैसे दुर्भाग्य कहते हैं जो भाग्यहीन हो, लेकिन अमर जो मरने योग्य ना हो, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि बालक का स्त्रीलिंग रूप है। बालिका या बालिनी या बाल्य या फिर बाला। तो बाला मतलब स्त्री, बालिनी कोई शब्द नहीं है, बाल्य भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन बालक का पूछा है तो बालक का क्या होगा मित्रों? बालिका हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों कि गुरु का स्त्रीलिंग है। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरुवाइन होगा या गुरुवधू होगा या गुरु माता होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा मित्रों? तो देखिए, गुरु को गुरुवाइन भी कहते हैं, गुरु की पत्नी को गुरुवधू भी कहते हैं, वधू मतलब पत्नी होती है, और गुरु की स्त्रीलिंग को गुरु माता भी कहते हैं। तो इसलिए मित्रों इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि सार और सार। एक सार का अर्थ होता है रस और दूसरे का अर्थ होता है पक्षी। मतलब यहाँ पर दो बार सार सार शब्द कहा गया, तो एक का अर्थ होता है रस और दूसरे का अर्थ होता है पक्षी। तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? पर्यायवाची शब्द हैं या फिर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं या संधि है या विलोम है। तो मित्रों, जैसे जब एक ही शब्द हो और उसके दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हों तो उसको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और अगर एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो, कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द के अलग अलग नाम हों तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। लेकिन अगर एक शब्द का एक ही मतलब शब्द हो और उसके अलग अलग अर्थ हो तो उसको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि कल यानी बीते हुए दिन की बात हो रही और कल आने वाला दिन किस प्रकार के शब्द हैं? समश्रुत भिन्नार्थक हैं या विलोम हैं या पर्यायवाची हैं या फिर तत्सम हैं। तो मित्रों, कल मतलब ये बीते हुए दिन की बात हो रही है और कल मतलब आने वाला दिन, दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो ये क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक हैं। मतलब इनका उच्चारण एक होता है, सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। मुहावरा क्या है? नाक कटना। नाक कटना का सही अर्थ क्या होगा मित्रों? घायल होना या फिर मान सम्मान खोना या फिर लड़ाई करना या फिर हार जाना। तो मित्रों, जो इसमें नाक कटना कहते हैं, नाक कटाए मतलब बेइज्जती कराए, अर्थात सम्मान आपने खो दिया, मान सम्मान खोना, ये होगा नाक कटना का अर्थ। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मित्रों कि लोकोक्ति, एक लोकोक्ति है, जैसा देश वैसा भेष का सही भाव है। अब इसका क्या है? दूसरों की नकल करना या परिस्थिति के अनुसार आचरण करना या फिर अपनी आदत बदलना या फैशन अपनाना।
तो मित्रों जैसा देश वैसा वेश, मतलब आपकी जैसी परिस्थिति हो, अर्थात जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, उस रूप से ढल जाना चाहिए, उसी परिस्थिति के अनुसार आचरण करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इसका सही भाव ये होगा, बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मित्रों कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ये बताना है। मुझे किताब पढ़नी है, या वह स्कूल जाता है, या फिर मैं कल बाजार गया था, या मुझे खाना खा लेना। कौन सा इसमें सही है मित्रों? तो इसमें अगर हम लोग देखें, सही अशुद्ध वाक्य को कह रहा है चुनने को। भाई मुझे किताब पढ़नी है, चलो ठीक है। वह स्कूल जाता है, ये भी सही है क्योंकि इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही है। मैं कल बाजार गया था, इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे खाना खा लेना, ये गलत दिख रहा है। क्यों? इसका होना चाहिए मुझे खाना खाना है, तो ये आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मुझे खाना खा लेना, तो डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात इसी वाक्य में अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मित्रों कि गोदान किसकी रचना है। यहाँ पर आपसे लेखक के बारे में पूछा, प्रेमचंद हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या हरिवंश राय बच्चन हैं, या निराला हैं। तो मित्रों गोदान जो है, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी किसकी रचना है मित्रों? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। और जो भी रचना मैंने कहा है, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी मित्रों उपन्यास हैं। ये भी ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का कई रचनाएं हैं, जैसे कि श्रद्धा मनु है जिसको कामायनी कहते हैं, आंसू, झरना, लहर, ये सभी काव्य हैं। नाटक में बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है। इस प्रकार से इनके बहुत सारी रचनाएं मित्रों। हरिवंश राय बच्चन जी की भी बहुत रचनाएं हैं, जैसे कि मधुकलश, रसकलश, मधुकलश है और निशा निमंत्रण है, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की हैं। निराला जी की बात करें तो परिमल, अनामिका, गीतिका, ये सभी किसकी हैं मित्रों? तो ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है मित्रों कि कामायनी के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या हरिवंश राय बच्चन हैं। तो मित्रों कामायनी की बात करें तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और कामायनी एक महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखना। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है साकेत, और सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रमुख रचना है उसमें परिमल है, अनामिका है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की निशा निमंत्रण है। अब मित्रों बात करेंगे 18 प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मधुशाला के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, या हरिवंश राय बच्चन, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुमित्रानंदन पंत। मित्रों मधुशाला के रचयिता की बात हो रही है, तो इसमें कौन है? तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी मित्रों हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। और अगर हम लोग बात करें इसमें महादेवी वर्मा की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, निहार, नीरजा। निराला जी की हो ही चुका है। सुमित्रानंदन पंत जी की है चिदम्बरा, युगांत, युगवाणी, ये सभी सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि साकेत किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद, या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो मित्रों अगर साकेत की बात करें तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो इनकी परशुराम प्रतीक्षा है, उर्वशी है। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इनका कामायनी है ही, आंसू, झरना, लहर भी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ रचनाएं। और चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मित्रों कि गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? महात्मा गांधी, या रविंद्रनाथ ठाकुर, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या मुंशी प्रेमचंद। तो मित्रों गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव की रचना है। इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी।
बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी की प्रमुख रचना मित्रों हरिजन है, और सुभाष चंद्र बोस जी की, और प्रेमचंद का तो जानते ही हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों कि राम धन उपासक में कौन सी संधि होगी। राम धन उपासक में कौन सी संधि होगी मित्रों? क्या गुण संधि होगी, या फिर यड़ संधि होगी, या दीर्घ संधि होगी, या वृद्धि संधि होगी? तो मित्रों राम धन उपासक में अगर बात करें तो यहाँ राम के अंत में छोटा आ है और उपासक के आरंभ में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के ओ बनेंगे मित्रों, और बनेगा रामोपासक, जो कि गुण संधि का लक्षण है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, और 22 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे, बहुत चुनिंदा प्रश्न हैं। 22 नंबर कह रहा है मित्रों कि राजा धन इंद्र से कौन सा शब्द बनेगा? राजेंद्र, या फिर राजेंद्र, या रजिंद्र, या राजेंद्र? कौन सा बनेगा मित्रों? तो राजा धन इंद्र, राजा के अंत में बड़ा आ है और इंद्र के अंत में आरंभ में छोटी ई है, तो बड़ा आ और ई मिलकर के मित्रों ए बनता है, जो कि गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है मित्रों? यहाँ पर जा पर ए की मात्रा हो जाएगी और क्या बनेगा? राजेंद्र बनेगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मित्रों कि सदैव का विलोम है। सदैव का विलोम शब्द क्या है? कभी कभी, या असदैव, या फिर कभी नहीं, या फिर आज। सदैव का विलोम शब्द मित्रों अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? तो सदैव का विलोम शब्द होगा मित्रों कभी नहीं। सदैव मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा का विलोम क्या बनेगा? कभी नहीं, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मित्रों कि विशाल का विलोम है। विशाल का विलोम क्या होगा? छोटा होगा, या सूक्ष्म होगा, या फिर अल्प होगा, या लघु होगा? तो मित्रों अगर विशाल शब्द के विलोम की बात करें तो विशाल का विलोम होगा लघु। विशाल मतलब बहुत बड़ा और लघु मतलब छोटा, तो डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मित्रों कि सूर्य का पर्यायवाची है। चंद्र होगा, या भानु, या शशि, या रोहित? तो मित्रों अगर सूर्य की बात करें तो भानु, भास्कर, रविकर, दिवाकर, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सभी सूर्य की पर्यायवाची हैं। चंद्र और शशि चंद्रमा की पर्यायवाची है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मित्रों कि धरती का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? पृथ्वी, वसुधा, धरा, या अंबर? तो मित्रों धरती, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, धरणी, ये सभी भू, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं मित्रों? ये सब पृथ्वी की पर्यायवाची हैं। लेकिन अंबर, अंबर आकाश का और वस्त्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि जो पढ़ने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। जो पढ़ने योग्य ना हो उसके लिए क्या है एक शब्द मित्रों? अपठनीय, या अपठ्य, या फिर अप्राप्य, या अश्रव्य? तो मित्रों जो पढ़ने योग्य नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अपठनीय, मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपठनीय। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि जो आसानी से टूट जाए के लिए एक शब्द है। दुर्बल, या फिर नश्वर, या फिर भंगुर, या फिर क्षणभंगुर? तो मित्रों देखिए दुर्बल मतलब होता है कमज़ोर, नश्वर मतलब होता है नष्ट होने योग्य, भंगुर का मतलब होता है कि टूटने योग्य। भंगुर मतलब क्या होता है मित्रों? टूटने योग्य, और क्षणभंगुर मतलब जो तुरंत टूट जाए। तो यहाँ पर पूछा गया जो आसानी से टूट जाए, यानी तुरंत टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों
कि लड़का का स्त्रीलिंग है। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की, या फिर लड़किया, या फिर लाडली, या फिर बालिका। तो मित्रों बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है और लड़का का स्त्रीलिंग क्या होता है? लड़की होती है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है मित्रों कि शेर का स्त्रीलिंग होगा। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी, या सिंघनी, या शेरनिया, या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए जब यहाँ पर सिंह कहा जाता तब तो सिंघनी होता, और शेर कहा गया है तो क्या होगा मित्रों? शेरनी होगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि फल यानी वृक्ष का फल हो गया, और फल मतलब परिणाम किस प्रकार के शब्द हैं? विलोम है, या पर्यायवाची हैं, या फिर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, या तत्सम शब्द है। तो मित्रों एक फल का अर्थ हुआ वृक्ष का फल और दूसरे फल का अर्थ हुआ परिणाम। तो ये दोनों क्या हैं? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है मित्रों कि अली। अली मतलब मधुमक्खी होता है, यानी भंवरा एक प्रकार का कह सकते हैं, और अली मतलब मित्र भी होता है। किस प्रकार के शब्द हैं? विलोम शब्द है, या फिर पर्यायवाची शब्द हैं, या समश्रुत भिन्नार्थक हैं, या विशेषण हैं। तो मित्रों दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। क्या है? कान में तेल डालकर सोना, यानी इसका अर्थ क्या होगा? गुस्सा करना, या चैन की नींद सोना, या सब ओर से अनजान बने रहना, या फिर ध्यानपूर्वक सोना। तो मित्रों चैन की नींद सोने के लिए मुहावरा होता है घोड़े बेचकर सोना, और यहाँ है कि सब ओर से अनजान बने रहना, ये क्या है? कान में तेल डाल करके सोना, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ यानी आसमान से बातें करना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ऊंचा होना, या बादलों में उड़ना, या फिर झूठ बोलना, या खुश होना। क्या होगा मित्रों? आसमान से बातें करना का अर्थ होता है बहुत अधिक ऊंचा होना। क्या होता है? बहुत अधिक ऊंचा होना, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है मित्रों कि लोकोक्ति, कौन सी लोकोक्ति? एक पंथ दो काज का सही भाव है। एक पंथ दो काज का सही भाव क्या होगा मित्रों? एक बार में एक काम करना, या एक उपाय से दो काम होना, या फिर एक के बदले दो काम, या फिर आलस्य करना। क्या होता है मित्रों? तो एक पंथ दो काज का अर्थ होगा कि एक उपाय से दो काम करना, मतलब एक ही तरीके से दो काम करना। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों कि निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। वह स्कूल जावेगा, या फिर वह स्कूल जाएगा, या वह स्कूल जाएगा, या फिर वह स्कूल जाएगा। क्या होगा मित्रों? तो इसमें जाएगा होगा, यहाँ जावेगा, जाएगा, या फिर जाएगा नहीं होगा, यानी आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। 37 कह रहा है मित्रों कि रश्मिरथी किसकी रचना है? राम जयशंकर प्रसाद का है, या रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर महादेवी वर्मा का है, या मैथिली शरण गुप्त का है। किसकी रचना है मित्रों रश्मिरथी? तो रश्मिरथी की बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। उर्वशी, पुरुरवा, रश्मिरथी, अभिनव मनुष्य, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं मित्रों? तो ये सभी दिनकर जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है, आंसू है, झरना है, लहर है, और अगर बात करें महादेवी वर्मा की तो यामा, इनका रचना में यामा है, और निहार, नीरजा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं।
मैथिली शरण गुप्त जी का है। कौन कौन सी रचना है मित्रों? तो मैथिली शरण गुप्त जी की अगर हम लोग बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत, यशोधरा, पंचवटी, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है मित्रों कि निराला की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? निराला की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? यामा है, या फिर मझधार है, या तुलसीदास है, या प्रिय प्रवास है? तो मित्रों यामा है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी का प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का। और जो तुलसीदास है, तुलसीदास निराला जी की बहुत ही प्रमुख रचना है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि महाभारत के रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास, या वाल्मीकि, या फिर वेदव्यास, या भास। तो मित्रों अगर हम लोग बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, और वेदव्यास जी ने क्या लिखा है मित्रों? तो वेदव्यास जी ने लिखा है महाभारत, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि रामचरितमानस के लेखक हैं। कौन है? तुलसीदास, या सूरदास, या कबीर, या फिर जायसी। तो मित्रों रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली लिखा है। बात करें अगर हम लोग कबीर की, तो कबीर ने एक ग्रंथ बीजक लिखा है जिसमें इनके साखी, शबद और नमैनी इन 3 रचनाओं का संग्रह है। और जायसी जी की अगर हम बात करें तो जायसी जी ने क्या लिखा है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। प्रश्न संख्या 40 तक हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को सभी लोग लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी इसे करते रहिए मित्रों। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 पर। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है लोक धन आस्था में कौन सी संधि है? तो मित्रों अगर हम लोग देखें लोक और आस्था में, तो लोक के अंत में छोटा आ, आस्था के अंत में आरंभ में बड़ा आ, दोनों मिलकर के बनेंगे बड़ा आ। और बड़ा आ किस में बन रहा है? मतलब लोकास्था। इसका अर्थ इसका क्या बनेगा? लोकास्था। तो क्या ये गुण संधि है, या दीर्घ संधि है, या फिर यण संधि है, या वृद्धि संधि है? तो मित्रों लोक धन आस्था में दीर्घ संधि होगी। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है मित्रों कि जन धन उदार से कौन सा शब्द बनेगा? जनोदार, या जनोदार, या फिर जनोदार्य, या जनोदार्य। तो मित्रों देखिए पहली बात तो जहाँ पर या लगा है वो सभी गलत हो गए, क्योंकि इसमें पीछे वाले पद में कहीं या नहीं है। अब हम बात करेंगे जन के अंत में छोटा आ है और उदार के आरंभ में छोटा ऊ है, जो कि दोनों मिलकर के बनेंगे ओ। तो क्या बन जाएगा? जनोदार। जनोदार बनेगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मित्रों कि आश्रय का विलोम है। आश्रय शब्द का विलोम क्या होता है? निराश्रय, या फिर सहारा, या फिर अभय, या फिर विश्राम। तो मित्रों आश्रय का मतलब होता है सहारा, और निराश्रय का मतलब होता है बेसहारा। अभय का मतलब होता है जिसे कोई भय ना हो, और विश्राम का अर्थ होता है आराम। यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है मित्रों कि आज्ञाकारी का विलोम है। आज्ञा है, या आज्ञा भंग है, या फिर उद्दंड है, या फिर अनाज्ञाकारी है। क्या है मित्रों आज्ञाकारी का? तो आज्ञाकारी का विलोम कह रहा है, और आज्ञाकारी का विलोम होता है अनाज्ञाकारी। क्या होगा मित्रों? अनाज्ञाकारी होगा। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है मित्रों कि पवन का पर्यायवाची है। पवन का पर्यायवाची क्या है? वायु है, या फिर जल है, या फिर धूल है, या फिर धरती है। तो मित्रों वायु यानी पवन का जो होता है, पवन का मतलब वायु होता है, और इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मित्रों? तो इसमें आप लोगों का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है मित्रों कि सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखते हैं, क्या केसरी नहीं है, या हरि नहीं है, या फिर मृगराज नहीं है, या फिर कंदर्प नहीं है। तो मित्रों केसरी, हरि, मृगराज, सिंह, शेर, ये सभी किसकी पर्यायवाची? शेर की है। लेकिन कंदर्प है कामदेव की पर्यायवाची। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है मित्रों कि जो लिखा ना गया हो के लिए एक शब्द है। जो चीज़ लिखा ना गया उसके लिए अलिखित, या फिर अपठनीय, या अश्रव्य, या फिर अस्मृत। तो मित्रों जो लिखा नहीं गया है उसके लिए एक शब्द होगा अलिखित। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि जो कभी ना मिटे के लिए एक शब्द है। अमिट होगा, या अमर होगा, या फिर अजर होगा, या फिर अक्षम होगा। तो मित्रों जो चीज़ कभी ना मिटे, जो कभी ना मिटे उसे क्या कहेंगे? अमिट कहेंगे। अमर उसे कहते हैं जो कभी ना मरे, और अजर उसे कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, और अक्षम उसे कहते हैं जो समर्थ ना हो अर्थात सक्षम ना हो। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है मित्रों कि नदी का पुल्लिंग रूप है। नदी का पुल्लिंग रूप क्या होगा मित्रों? नद होगा, या नदीक होगा, या फिर नद्य होगा, या फिर नदिका होगा। प्रश्न संख्या 49 के लिए पूछा गया है कि कौन सा नदी का पुल्लिंग होगा। तो नदी का पुल्लिंग रूप मित्रों नद होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है मित्रों कि मूषक का स्त्रीलिंग, मूषक का स्त्रीलिंग क्या होगा? मूषिका होगा, या मूषिकी होगा, या फिर मूसनी होगा, या फिर मूसनी होगा। तो मित्रों मूषक का स्त्रीलिंग मूषिका होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है मित्रों कि कलश मतलब घड़ा और कलश मतलब शिरोभाग किस प्रकार के शब्द हैं? विलोम है, या फिर पर्यायवाची हैं, या फिर समश्रुत भिन्नार्थक है, या संधि है। तो मित्रों कलश मतलब घड़ा और कलश माने शिरोभाग, ये क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है मित्रों कि छंद यानी कविता का छंद और छंद मतलब इच्छा किस प्रकार के शब्द हैं? विलोम है, या पर्यायवाची है, या फिर समश्रुत भिन्नार्थक है, या तद्भव है। तो मित्रों एक छंद मतलब कविता का छंद, जैसे दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एक छंद का मतलब होता है इच्छा, और ये क्या है? ये है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ। अब मुहावरा क्या है? नाक में दम करना। नाक में दम करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? परेशान करना, या शरारत करना, या फिर हंसी उड़ाना, या जल्दी गुस्सा करना। तो मित्रों नाक में दम करने का मतलब होता है शरारत करना, या क्या होता है? परेशान करना। जैसे कभी कभी कोई बच्चे जब बहुत शरारत करते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, तो क्या कहते हैं? इस बच्चे ने तो नाक में दम कर दिया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा है पानी पानी होना। क्या होता है? पानी पीना, या फिर शर्मिंदा होना, या फिर गीला होना, या फिर रोना। तो मित्रों पानी पानी होना मतलब शर्मसार हो जाना अर्थात शर्मिंदा हो जाना। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है मित्रों कि लोकोक्ति, एक लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या का भाव है? जो स्पष्ट है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, या हाथ में कंगन सुंदर लगता है, या आईना सब दिखा देता है, या फिर प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो मित्रों हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ होता है कि जो स्पष्ट है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है मित्रों कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। वह खेल रहा है, या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर वह किताब पढ़ेगा, या फिर वह बाजार गए। कौन सा होगा मित्रों? तो अशुद्ध वाक्य की बात हो रही है। देखिए, वह खेल रहा है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। और वह किताब पढ़ेगा, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं है। तो फिर अशुद्धि कहाँ है मित्रों? वह बाजार गए नहीं, यहाँ पर गया होना चाहिए। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है मित्रों कि साकेत की रचना कब हुई थी? 1930 में, या फिर 1931 में, या फिर 1932 में, या फिर 1933 में। साकेत की रचना के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, और साकेत की रचना हुआ था 1931 में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है मित्रों कि अंधा युग एक रचना है के लेखक हैं। कौन है? धर्मवीर भारती, या श्री राम शर्मा, या फिर रघुवीर सहाय, या फिर अज्ञेय। तो मित्रों, जो अंधा युग है, अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है मित्रों, निर्मला किसकी रचना है? यशपाल का, या फिर प्रेमचंद, या फिर अज्ञेय, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो मित्रों, जो निर्मला है, निर्मला की बात करें तो गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है मित्रों कि झांसी की रानी नामक खंडकाव्य की रचयिता हैं। ये झांसी की रानी नामक खंडकाव्य किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने, या सुभद्रा कुमारी चौहान ने, या फिर मैत्रेयी पुष्पा, या फिर कुमुदिनी पाठक। मित्रों, झांसी की रानी नामक जो खंडकाव्य है, इसे लिखा है किसने? तो इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है मित्रों कि विद्याधन आलय से कौन सा शब्द बनेगा? तो मित्रों, विद्या के अंत में दीर्घ आ है, विद्या के अंत में दीर्घ आ है, और आलय के अंत में भी, आलय के आरंभ में भी दीर्घ आ है। तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे मित्रों? दीर्घ आ ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा? क्या विद्यालय बनेगा? विद्यालय, या विद्यालय, या विद्यालया, या फिर विद्यालय। तो मित्रों, विद्या में विद्या पर मात्रा लगेगा तो विद्यालय हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62। और प्रश्न संख्या 62 से पहले मित्रों, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ सभी लोग इसे शेयर भी करते रहिए। 62 नंबर कह रहा है कि सुरधन इंद्र का सही संधि है, संधि विच्छेद है। सर, ये संधि विच्छेद ही है मित्रों, इसका सही संधि पूछना चाहिए। तो सुरेंद्र होगा, या सुरेंद्र होगा, या फिर सुरेंद्र होगा, या सुरेंद्र होगा। मतलब कौन सा होगा? तो मित्रों, अगर हम लोग बात करें कि इसमें से सुरधन इंद्र, तो सुर के अंत में छोटा आ है और इंद्र के आरंभ में छोटी ई है, दोनों मिलकर के ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है मित्रों कि भारी का विलोम है। भारी शब्द का विलोम क्या होगा? हल्का, या फिर गहरा, या फिर बड़ा, या फिर कठिन। तो मित्रों, भारी शब्द का विलोम क्या होगा? हल्का होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 का कह रहा है मित्रों कि सच्चा का विलोम है। सच्चा का विलोम क्या होता है? नकली, या फिर झूठा, या फिर असत्य, या फिर बेईमान। तो मित्रों, असली का विलोम होगा नकली, असत्य, सत्य का विलोम होगा असत्य, और ईमान का विलोम होगा बेईमान। लेकिन सच्चा का विलोम क्या होगा? झूठा। यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है मित्रों
कि चंद्रमा का पर्यायवाची है शशांक, भानु, अरुण या सूर्य। तो मित्रों भानु, अरुण और सूर्य ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हैं चंद्रमा उसके सूर्य के पर्यायवाची। लेकिन शशांक चंद्रमा की पर्यायवाची है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है मित्रों कि जल का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु नहीं है, या फिर वारी नहीं है, या पय नहीं है, या फिर पवन नहीं है। तो मित्रों जल की पर्यायवाची अम्बु, वारी, तोय, नीर, पय ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? पानी ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। लेकिन पवन हवा का पर्यायवाची है मित्रों। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है मित्रों कि जो सुनने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है। अश्रव्य, या फिर अपठ्य, या अलिखित, या अमिट। तो मित्रों अमिट मतलब होता है जो मिटे ना, जो कभी ना मिटे। अलिखित मतलब जो लिखा ना हो। अपठ्य मतलब जो पढ़ा ना जा सके, जो अपठनीय हो। और अश्रव्य मतलब होता है जो सुनने योग्य ना हो। यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है मित्रों कि जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द है। जिसका अंत ना हो उसके लिए कौन सा शब्द है मित्रों? अनंत है, या अमिट है, या फिर अजर है, या फिर अमर है। तो मित्रों जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द है अनंत। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अमिट का अर्थ होता है जो मिटे ना, अजर का अर्थ होता है जो बूढ़ा ना हो, और अमर का अर्थ होता है जो मरे ना। यानी आपका यहाँ पर ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है मित्रों कि भाई का स्त्रीलिंग है। भाई का स्त्रीलिंग क्या है? बहन, या फिर भाभी, या फिर सखी, या फिर ननद। मित्रों भाई के स्त्रीलिंग को पूछा गया है और भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन। भाई का क्या होगा मित्रों? बहन होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है मित्रों कि माता का पुल्लिंग है। मतलब माता का पुल्लिंग रूप क्या होगा? पिता होगा, या फिर मातुल होगा, या फिर गुरु होगा, या भ्राता होगा। तो मित्रों मातुल मतलब मामा होता है, ये मामी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। गुरु माता का पुल्लिंग होगा, और भ्राता ये किसका होगा? तो भगिनी का होगा। लेकिन पिता ये किसका है? तो ये माता का पुल्लिंग है। यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है मित्रों कि कलम यानी लेखन उपकरण, एक लिखने वाली चीज़, और कलम मतलब डाली किस प्रकार के शब्द हैं? विलोम है, या फिर पर्यायवाची हैं, या फिर समश्रुत भिन्नार्थक हैं, या संधि है। तो मित्रों कलम मतलब डाली और कलम एक लेखन का उपकरण, ये कैसे हैं? तो ये हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है मित्रों कि पद, एक पद का मतलब होता है अवस्था, और पद जिसका अर्थ होता है काव्य का चरण, किस प्रकार के शब्द हैं? पद और पद ये कैसे शब्द हैं मित्रों? समश्रुत भिन्नार्थक हैं, या विलोम शब्द है, या तत्सम शब्द है, या फिर पर्यायवाची शब्द है। तो मित्रों पद और पद ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ यानी आंखें चुराना, इसका सही अर्थ क्या होगा? डरना, या फिर आँखों से खेलना, या फिर बचने का प्रयास करना, या फिर छुपना। क्या होता है मित्रों? तो मुहावरा जो आंखें चुराना है, आंखें चुराना मतलब बचने का प्रयास करना। आंखें चुराना का मतलब क्या होता है मित्रों? बचने का प्रयास करना। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ मतलब मन मारना। मन मारना का क्या होगा? इच्छा पूरी करना, या अपनी इच्छा दबाना, या फिर दुखी होना,
या फिर हार मानना। तो मित्रों मन मारना का मतलब होता है कि अपनी इच्छा दबाना, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है मित्रों, लोकोक्ति यानी जहाँ चाह वहाँ राह का सही भाव है। मतलब लोकोक्ति है कि जहाँ चाह वहाँ राह का सही भाव क्या है? इच्छा से कार्य पूर्ण होता है, या राह देखनी चाहिए, या फिर मेहनत करनी चाहिए, या कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। क्या होता है मित्रों? तो भाई इच्छा होगा तभी आप कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे और तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता बन जाता है और कार्य पूरा हो जाता है। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है मित्रों कि निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मुझे विद्यालय जाना है, या फिर मुझे विद्यालय जावेगा, या मुझे विद्यालय जाइएगा, या मुझे विद्यालय गयो। कौन सा होगा मित्रों? तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो मुझे विद्यालय जाना है, बाकी जावेगा, जाइएगा और गयो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है मित्रों कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, या फिर धर्मवीर भारती का है, या यशपाल का है, या फिर अमृतलाल नागर का है। तो मित्रों गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। इनकी अन्य रचनाओं में एक बहुत ही फेमस रचना है ठेले पर हिमालय। और कौन सा है मित्रों? तो ठेले पर हिमालय के साथ साथ इनकी एक रचना है कनुप्रिया। प्रेमचंद जी का और गुनाहों का देवता उपन्यास है मित्रों। प्रेमचंद जी की रचना में अगर बात करें तो गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि ये सभी उनका उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है मित्रों कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता किसकी है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर निराला जी का है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल मित्रों ये रचना है महादेवी वर्मा जी का। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है मित्रों कि अपराजिता उपन्यास की लेखिका हैं। अपराजिता एक उपन्यास है जिसमें थोड़ा सा अंश दिया गया था कक्षा 5 की किताब में। तो उसमें कौन है मित्रों? मैत्रेयी पुष्पा, या फिर महादेवी वर्मा, या यशपाल, या फिर कृष्णा सोबती। तो मित्रों यशपाल की एक कहानी बहुत फेमस है, पर्दा। यशपाल की कौन सी कहानी है? पर्दा बहुत फेमस कहानी है। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा जी का एक चित्र है, मतलब रेखा चित्र है एक, मेरा परिवार। और बात करें कृष्णा सोबती की तो अपराजिता इनकी रचना है। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या जयशंकर प्रसाद, या फिर अज्ञेय। तो मित्रों रामधारी सिंह दिनकर जी की महाकाव्य कुरुक्षेत्र इन्हीं ने लिखा है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है साकेत, और जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कौन सा? कामायनी। अज्ञेय जी का मधुबाला, और अज्ञेय जी का अरे यायावर याद रहेगा। मधुबाला इनका नहीं मित्रों, अरे यायावर याद रहेगा, ये इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 81। और 81 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपका 20 प्रश्न अभी और बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 81 नंबर। राजा धन ऋषि में कौन सी संधि है? तो मित्रों राजा धन ऋषि, राजा के अंत में बड़ा आ है, दीर्घ आ है, और ऋषि के आरंभ में री है। तो आ और री मिलकर के बनता है मित्रों अर बनता है, और ये बनता है गुण संधि में। किस संधि में बनता है मित्रों? गुण संधि में। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82।
प्रश्न संख्या 82 कह रहा है मित्रों कि महाधन आत्मा से बना शब्द है। महात्मा या महान आत्मा या महात्म या महात्मवा, कौन सा शब्द बनता है मित्रों? तो देखिए, महा के अंत में दीर्घ आ है, आत्मा के आरंभ में दीर्घ आ है, दोनों मिलकर के बनेगा दीर्घ आ, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनेगा जो कि हा पर लगेगा। तो क्या बनेगा मित्रों? महात्मा। बाकी इसमें ना कहीं है ही नहीं, और महात्म में बड़ा आ माँ का मात्रा जो है ये नहीं जाएगा, और महात्मवा ये थोड़ा अपमानजनक शब्द हो जाता है। तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है मित्रों कि कठिन का विलोम है। कठिन का विलोम क्या होगा? सरल या फिर कठिनाई या फिर दुरूह या फिर भारी। तो मित्रों कठिन का विलोम शब्द होगा सरल। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कठिनाई इसका समानार्थक है, दुरूह मतलब भी कठिन होता है और भारी मतलब वजनदार होता है। तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84। 84 कह रहा है मित्रों कि निकट का विलोम है। निकट का विलोम समीप होगा या परे होगा या फिर पास होगा या फिर अगल होगा। तो मित्रों निकट का समानार्थी है समीप, और परे मतलब होता है दूर, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पास मतलब भी ये समानार्थी ही है निकट का, और अगल मतलब अगला, यानी वो भी जस्ट समीप भी होगा। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है मित्रों कि गाय का पर्यायवाची है। गाय का पर्यायवाची क्या होता है मित्रों? धेनु या फिर महिष या फिर वृषभ या फिर अज। तो मित्रों महिष जो है ये किसकी पर्यायवाची है? तो भैंस की पर्यायवाची है। अगर हम लोग बात करें वृषभ का तो ये बैल का पर्यायवाची है, और अगर हम बात करें अज तो अज मतलब होता है बकरी, अज मतलब बकरा, अजा मतलब बकरी होता है, अज मतलब बकरा होता है मित्रों। और धेनु जो है ये किसकी पर्यायवाची है? गाय की पर्यायवाची है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है मित्रों कि अन्न का पर्यायवाची नहीं है। अन्न का पर्यायवाची क्या नहीं है? धान्य या फिर वित्त या फिर खाद्य या फिर अन्य। तो मित्रों धान्य भी अनाज की पर्यायवाची है, खाद्य भी अनाज की पर्यायवाची है, अन्य भी खाद्य की अनाज की पर्यायवाची है, लेकिन वित्त ये अनाज की पर्यायवाची नहीं है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87। जो खाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मित्रों? अखाद्य या अपठ्य या अश्रव्य या अजीर्ण। तो मित्रों अपठ्य मतलब जो पढ़ा ना जा सके, अश्रव्य मतलब जो सुनने योग्य ना हो, और अजीर्ण मतलब जो जीर्ण ना हो अर्थात वृद्ध ना हो। लेकिन अखाद्य का मतलब क्या होता है मित्रों? जो खाने योग्य ना हो। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है मित्रों जिसे मारा ना जा सके के लिए एक शब्द है। अमर या फिर अजर या फिर अजेय या फिर अमिट। मित्रों अमिट मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके, अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, और अमर का मतलब क्या होता है मित्रों? जिसे मारा ना जा सके या जो कभी ना मरे। तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है कि भिक्षुक का स्त्रीलिंग है। भिक्षुड़ी या फिर भिक्षिका या फिर भिक्षा या फिर भिक्षुकनी। तो मित्रों भिक्षुक का स्त्रीलिंग भिक्षुड़ी होता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 का कह रहा है मित्रों कि अतिथि का स्त्रीलिंग होता है। अतिथिनी या फिर अतिथ्या या फिर अतिथेया या फिर अतिथिका। तो मित्रों अतिथि का स्त्रीलिंग होता है अतिथिनी। क्या होता है? अतिथिनी। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91। 91 कह रहा है मित्रों कि माला, एक माला का अर्थ होता है हार, और माला मतलब संख्या गिनने की डोरी। किस प्रकार के शब्द हैं? पर्यायवाची हैं या फिर समश्रुत भिन्नार्थक हैं या फिर विलोम हैं
या फिर तत्सम है। तो मित्रों माला मतलब हार और माला मतलब संख्या गिनने की डोरी, ये अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो ये क्या है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है मित्रों कि वर मतलब दूल्हा और वर मतलब आशीर्वाद किस प्रकार के शब्द हैं। दूल्हा और आशीर्वाद कैसे शब्द हैं मित्रों, समश्रुत भिन्नार्थक हैं या फिर पर्यायवाची हैं या फिर तद्भव हैं या फिर विलोम हैं। तो मित्रों वर मतलब दूल्हा और वर मतलब आशीर्वाद ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है मित्रों कि मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा क्या है, नाक में नकेल डालना क्या होता है मित्रों, मजबूर कर देना या बंधन में रखना या नियंत्रण करना या फिर हानि पहुंचाना। तो मित्रों नाक में नकेल डालने का अर्थ होता है कि नियंत्रण में कर लेना। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है कि मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा क्या है मित्रों, धूल चाटना। इसका क्या होगा, धूल खाना या हार मानना या फिर अपमानित होना या झुक जाना। तो धूल चाटने का अर्थ होता है मित्रों हार मान लेना किसी भी चीज़ से। ये आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है मित्रों कि लोकोक्ति है जितने मुंह उतनी बातें का भाव है। मतलब लोग अलग अलग राय देते हैं, या सबकी जुबान बंद रहनी चाहिए या फिर मुंह ज़्यादा है या फिर बातों का महत्व नहीं है। क्या होना चाहिए मित्रों, तो जितनी मुंह उतनी बातें, मतलब लोग अलग अलग राय देते हैं, अलग अलग सलाह देते हैं। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है मित्रों कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है मित्रों, मुझे मिठाई खानी है या वह स्कूल नहीं जाता या फिर वह आज खेलेगा या मैं घर जाऊंगा। कौन सा अशुद्ध है मित्रों इसमें से, तो इसमें से वह आज खेलेंगा। देखिए यहाँ खेलेंगा लिखा हुआ है, ला के बगल जो मात्रा लगा हुआ है ला पर, उसके बगल में एक बिंदी है। खेलेंगा नहीं खेलेगा अगर होता तो सही हो जाता। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है मित्रों कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। कौन है, प्रेमचंद हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर देवकीनंदन खत्री हैं या फिर अज्ञेय जी हैं। तो मित्रों चंद्रकांता संतति एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98। 98 कह रहा है कि वैदेही वनवास महाकाव्य के रचयिता हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है मित्रों, सुमित्रानंदन पंत जी की या फिर मैथिली शरण गुप्त का या रामधारी सिंह दिनकर जी का या फिर निराला जी का। तो मित्रों जो वैदेही वनवास है ये है मैथिली शरण गुप्त जी का। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचना है कौन सी, चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी। और निराला जी की बात करें तो निराला जी की रचना है मित्रों तुलसीदास और युगवाणी, युगांत, ये सभी निराला जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था, अज्ञेय जी ने या दिनकर जी ने या बच्चन जी ने या फिर प्रसाद जी ने। तो मित्रों तार सप्तक की 3 श्रृंखला आई थी। पहली श्रृंखला 1951 में, दूसरा आया था 1958 में, सॉरी पहला ही गलत हो गया मित्रों, फिर से देखते हैं। पहली श्रृंखला आई थी 1943 में, दूसरा आया था 1951 में और तीसरा आया था 1959 में। ध्यान रखना मतलब सब में 8-8 साल का अंतर है। तो कितना आया था मित्रों, अज्ञेय जी ने इसको किया था तीनों तार सप्तक का संपादन। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है कि कामायनी काव्य का प्रमुख नायक है। कौन है मित्रों, ययाति या फिर मनु या फिर अर्जुन या फिर भरत।
तो मित्रों कामायनी का जो नायक है वो है मनु, और नायिका कौन है? तो नायिका है श्रद्धा। श्रद्धा और मनु इसमें नायक नायिका हैं। तो श्रद्धा नायिका है, स्त्री का स्वरूप माना गया है, और मनु नायक है, इसे पुरुष का स्वरूप माना गया है। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 100 प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी, इसे हम लोगों ने देख लिया। अगली क्लास में हम लोग गद्यांश से संबंधित 100 प्रश्नों को देखेंगे। अपठित गद्यांश वाले जो 10 नंबर के आपकी परीक्षा में आने हैं। तो इसलिए सभी लोग उन समस्त क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और UPSSC पेट 2025 के नाम से जो आपका एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको बहुत सारी क्लासेस मिल सकती हैं। मैराथन क्लास भी उसी में मिलेगा। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप लोग इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप बताना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके कुल कितने प्रश्न सही गए, और आपको अगला अगर कोई सजेशन है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।